टोंगिया, उत्तराखंड। Very good morning to Scholars Academy, Director Scholars Academy, Staff Scholars Academy, and the sweet students of Scholars Academy. And a very good morning to all the respected parents of the students of Scholars Academy. आगे चलने से पहले थोड़ा ब्रीफ करते हैं कि इस सेशन में हम किस हिसाब से आगे चलेंगे। हमारे पास 20 to 30 मिनट्स होंगे। मैं आपके सामने आपकी ही कॉमन नॉर्मल रूटीन लाइफ की कुछ बातें शेयर करूंगा जो जाने अनजाने कई बार हमसे नेग्लेक्ट हो जाती हैं या हमसे छुपी रह जाती हैं। फिर 10 मिनट आपको मिलेंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपके रिगार्ड में जो बातें हमने की हैं, शेयर की हैं, उसके रिगार्ड में पूछना होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। जितना भी हमने यहाँ टाइम लगाना है, एक बात पहले मैं एज ए रिक्वेस्ट ही बोलूँगा कि आपने इतना दिमाग में पहले ही सोचो कि एक आप बैठे हो और एक मैं हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे। रीज़न क्या है, जो बातें करने जा रहा हूँ ये आपके ही बच्चे के रिगार्ड में बात हो रही है। ये आपके उस पार्ट की बात हो रही है जिसके लिए आपने उसके बड़े होने के, बड़े अफसर बनने के सपने संजोए हैं। सो ये बात आपकी बात है। सो आपने अपने माइंड में यही बैठाना है कि आप हो और मैं हूं और कोई नहीं। चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बच्चों की बात है तो जरा फ्लैशबैक में जाओ, अपने उस पल को याद करो, समय के उस पार्ट को याद करो जब ये बच्चा दुनिया में आया था और सबसे पहली बार, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, पेरेंट्स में कोई भी हो, उसकी गोद में आया था। तब आपके मन से क्या आवाज निकली थी? मोस्टली जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं तो दो बातें, और कुछ बोले ना बोले, दो बातें जरूर बोलते हैं। पहली, कितना प्यारा बच्चा है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। तभी तो वो उनके लिए सपने सजोते हैं कि भाई बड़े हों, बड़े अफसर बने, तरक्की करें, हम जहां हैं हमसे भी कहीं आगे निकल जाए। और दूसरी बात ये सोचते हैं, और जैसे हम ये कहते हैं बड़ा प्यारा बच्चा, साथ में ये भी कहते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अफसर बने और इतना बड़ा बने कि इस एरिया में, इस स्टेट में, इस कंट्री में इसके जैसा कोई ना हो। मोस्टली मेरी इस बात से ऑलमोस्ट आप सभी एग्री करते होंगे। इतना सपना तो आप अपने बच्चे के लिए रखकर चलते ही हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा इंसान बने। बच्चे की ग्रोथ में जो अहम रोल होता है, जब बच्चे की ग्रोथ में 3 ही पिलर होते हैं। पहला पिलर उसके पेरेंट्स होते हैं जो हर पल उसके साथ हैं। दूसरा पिलर उसके टीचर्स होते हैं जो उसको सिखाते हैं, जो उसको आगे बढ़ना सिखाते हैं, जो उसको वो नॉलेज देते हैं जो आगे चल के उसके काम आएगी। तीसरा पिलर वो बच्चा खुद होता है। जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की ग्रोथ, उसके कामयाबी के पीछे जब तक ये तीनों पिलर एक ही दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक हम ये जो सपना देख रहे हैं ये पूरा कभी नहीं कर सकते। पेरेंट्स की सोच भी पॉजिटिव हो, बच्चे की भी पॉजिटिव हो और टीचर्स की भी पॉजिटिव हो, तभी हम आगे अपने बच्चे की लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उसे एक बड़ा इंसान, एक सफल इंसान, एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। अब शुरू से बात करते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों के बारे में कहीं पे भी, कभी भी अगर आप बात करोगे, अगर आप कहीं किसी मूवी में देखो, किसी सीरियल में देखो, नॉर्मल लाइफ में देखो, कहीं भी देखो, तो सबसे बड़ी एग्जांपल जब बच्चों को सबसे बड़ा किसके साथ कंपैरिजन में लेके जाया जाता है? फूलों के साथ, फ्लावर्स के साथ। कहते हैं ना कि बच्चे तो फूलों के समान होते हैं। जहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी जाती है कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आप चाहोगे वैसे वो बन जाएंगे। तो पेरेंट्स, टीचर्स
वो अहम इंसान होते हैं जो उस मिट्टी को बनाने का पूरा काम करते हैं। फूलों की बात करें, आपने नॉर्मल लाइफ में हम सब लोग दिन में कहीं भी फूलों को देखते ही हैं। एक जैसे फूल एक ही जगह पे, क्या सभी एक जैसे ही होते हैं? नहीं होते। वो आपको मिलेंगे कुछ तो फूल ऐसे जो बड़े खिले हुए हैं और कुछ फूल ऐसे जो मुरझाए हुए भी मिलेंगे। सेम ही जगह है, सेम एनवायरनमेंट है, फिर ऐसा क्यों कि एक फूल तो खिल रहा है और दूसरा फूल जो है वो मुरझाया हुआ है? तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कभी सोचा आपने क्यों हुआ ऐसा? क्या फूलों का मन कर गया किसी का कि मैं मुरझा जाऊं, दूसरे का मन कर गया मैं खिल जाऊं? ऐसा होगा क्या? नहीं। मुरझाना छोड़ो, क्योंकि वो हमें नेगेटिव एनर्जी देता है। हम खिलने की बात करेंगे। खिलने के पीछे पॉजिटिव एनर्जी होती है। खिलता कब है? जब जो भी उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वो उसे सही समय पे पानी दे रहा है, सही समय पे खुराक दे रहा है, खाद दे रहा है, धूप छांव से उसका ख्याल रख रहा है, तब वो जो फूल है वो खिलता हुआ मिलेगा। अगर हम उसके ही साथ एक और फूल जिसका ध्यान भी ना रखें, या जिसके रिगार्ड में जो कंसर्न पर्सन है वो देख भी नहीं रहा, जब मन किया उसने पानी दे दिया, जब मन किया उसने खाद डाल दी, वो देखा ही नहीं वो धूप में है छांव में है कैसे चल रहा है, तो उसका एंड क्या मिलेगा कि वो मुरझा जाएगा। टाइमली अगर उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो इसका जो एंड है वो आप इजीली समझ सकते हो कि वो सही नहीं होगा। हमने भी पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहली बात, जहां से मैंने शुरू किया था वो पॉइंट शुरू किया था बच्चों का, उनके पिलर्स के साथ, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे की बात की थी। जब आपने ख्वाब सजाया था तब तो वो बोल भी नहीं सकता था, आपकी गोद में था, उसे पता भी कुछ नहीं था। फिर भी हो सकता है किसी ने सोच ही लिया हो मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं ना, बच्चा पैदा होते ही कहते हैं डॉक्टर बनेगा जी। यार उसको क्या पता कि डॉक्टरी क्या होती है? लेकिन हमने तो ख्वाब सजाया ना उसका कुछ ना कुछ, हमने तो अपने माइंड में जो लेकर चले हैं ना। जहाँ मुझे ये बताओ, आप जितने भी बैठे हैं उनमें से कोई पेरेंट ऐसा भी है जिसने कहा हो जी पैदा हो गया अब कुछ बने ना बने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई है ऐसा भी? कोई ऐसा सोचता है? हो सकता है किसी की सोच मेरे से भी ऊपर हो, ऐसा सोचता ही हो भी जो बनना होगा बन लेगा, नहीं बनेगा ना सही, मैं तो बन लिया जो बनना था। ऐसा कभी नहीं होता। पेरेंट्स चाहे जैसे भी हो, आपको एक बात बताऊं, मैंने तो बहुत केसेस भी देखे हैं, मैं स्टडी भी किया है बहुत। पेरेंट्स कैसे भी हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है पेरेंट्स के एफर्ट्स क्या है अपने बच्चे के प्रति। रीजन भी बताता हूं कैसे। शुरुआत में ही मैं इस चीज को लेकर चलता हूं। आपका बच्चा आज पढ़ने लग गया, कितने साल स्कूल में पढ़ेगा? 12 ईयर्स ऑलमोस्ट स्कूल होता है उसका। और 12 ईयर्स में एट एन एवरेज कितने टीचर होते हैं? 3-4 टीचर तो एट एन एवरेज हर क्लास में होते ही हैं। कोई लैंग्वेज करवाता है, कोई मैथ्स करवाता है, कोई साइंस करवाता है, तो कुछ ऐसे करके। अगर 12 इंटू 4 या 5 कर ले तो कितने बन जाएंगे? 60 के आसपास, 50 to 60। 12 साल के सफर में उसने कितने टीचर बदले? 50। और पेरेंट्स कितने बदले? पेरेंट्स तो बदले ही नहीं, पेरेंट्स तो एक ही रहे। क्यों रहे? क्योंकि वो सपना उन्होंने लिया था, तभी आज उसके साथ खड़े हैं। यही चीज हमने करनी है, हमने अपने बच्चों के साथ खड़ना है। अब स्कूल में क्यों भेजा बच्चे को, क्यों डाला क्लास में? इसीलिए डाला कि जो बेसिक पार्ट होता है, अब जैसे बच्चे की मैंने बात की कच्ची मिट्टी की तरह, उसको शेप कैसी देनी है, हर पेरेंट टीचर नहीं हो सकता, समझे? तो उसको समझाने के लिए उसको सोसाइटी का पहला स्टेप स्कूल देता है। सोशल लाइफ में पहली बार बाहर निकलना स्कूल सिखाता है कि कैसे आपने बाहर निकलना है, कैसे बच्चों के ग्रुप में बैठना है आपने,
कैसे बात करनी है आपने, कैसे टीचर की बात सुननी है, कैसे लिखना है। आप एक बात नोट करो, यू ऑल आर द पेरेंट्स। ऐसा कभी हुआ है कि आपने काम करवाया हो फिर आके स्कूल में उसने उसे रीराइट किया हो, जो होमवर्क को स्कूल वर्क बनाया हो? कभी नहीं होता। होता है कि पहले स्कूल में काम करवाया जाता है, फिर वो घर जाके होमवर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसे जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो स्कूल से मिलनी है। अब अगर 50 टीचर बदले तो क्या बच्चा 50 टीचर्स के साथ कंफर्टेबल होगा? ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही बच्चा सभी टीचर के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो, सभी को टीचर्स को समझता हो, उनकी बात भी मानता हो? खुद मैं भी हूँ, मेरे जितने टीचर्स मैं भी सभी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहा, लेकिन क्या 2 4 5 के साथ तो था। पर अगर बच्चे को देखो तो वो अपने पेरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, टीचर से भी ज्यादा। रीजन, वो 12 साल पेरेंट चेंज नहीं करता, टीचर चेंज होते हैं होने दो, पेरेंट्स उसने वही रखे हैं। बच्चे की भी देखो इतनी अच्छी बात है, पेरेंट्स सेम लेके चला अपनी लाइफ में। अब इतना लंबा सफर तय करना है हमने, ये भी सोचा है कि उसको एक बहुत ही बढ़िया इंसान भी बनाना है हमने। फिर भी क्या एक क्वेश्चन मार्क अगर मैं लगाऊं, क्या पेरेंट्स की कोई ड्यूटी नहीं है? है। यही तो हमारी रूटीन लाइफ है। रोजमर्रा की लाइफ में हम आप लोग काम करते हो, बहुत मेहनत से काम करते हो, क्योंकि आप लोगों ने घर भी चलाना है। इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कॉमन पार्ट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं, हमारे सामने नहीं आते। जहाँ ये कहो जब तक किसी का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता, गलत नतीजा नहीं आता, हम उस पॉइंट को कभी देखते ही नहीं है। हमने बस रिवाइज करना है अपनी लाइफ में क्या हमें करना चाहिए और क्या हम अभी हैं। बच्चा इंप्रूव तभी करेगा अगर हम इंप्रूव करेंगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो बच्चा हो। इंप्रूवमेंट तीनों ने करनी है। स्कूल में गए, स्कूल से क्या सीखा हमने? स्कूल में लैंग्वेज सीखी, बोलना सीखा, लिखना सीखा, सोसाइटी में बैठना उठना, सोशल ग्रुप, फर्स्ट सोशल ग्रुप स्कूल होता है, वो सीखा। स्कूल कितने बजे बंद हो गया? 2 या 3 बजे। उसके बाद कहाँ चले गए? घर। जो स्कूल में सीखा उसे अप्लाई करने के लिए उसके पास घर होता है। स्कूल के बाहर जितना एनवायरनमेंट है वो होता है, तब वहां पे कोई उसके साथ नहीं है। तभी तो जितना हम कर सकते हैं एज ए पेरेंट हम करेंगे, सो दैट एक समय ऐसा ना आए कि हमें फील हो कि यार काश पहले मैं इस चीज पे ध्यान देता। ऐसा कुछ माइंड में नहीं आना चाहिए। हम आज से ही इस चीज के ऊपर लगेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं। लाइफ नॉर्मल है, बातें नॉर्मल है, बस कहीं ना कहीं उनकी नेग्लेक्शन है जो हम अपने सामने रखेंगे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा डेंजरस होता है वो होता है कंपैरिजन। आप भी मोस्ट प्रोबेबली अपने बच्चों को कभी ना कभी तो लाइफ में ऐसा बोलते ही होंगे कि देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं हो, उसके कितने मार्क्स आ गए, तेरे क्यों नहीं आए, उसने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तेरे भी प्रेस की थी, तूने क्यों नहीं पहनी। कंपैरिजन करते हो ना। कभी कभी तो हम अपने सिबलिंग्स में ही बोल देते हैं, ब्रदर सिस्टर को ही बोल देते हैं, देख तेरी बहन कितनी अच्छी है, तू नहीं है, तेरा भाई कितना अच्छा है, तू क्यों नहीं है। बट ये डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है मैं बताता हूँ क्यों। इसी स्कूल में जहां भी आप बैठे हो, उठ के मैं कहता हूँ बाहर जाओ, मुझे एक बात बस एक बार काउंटिंग करके बता दो कितने बच्चे होंगे। चलो मान लो मैं अपनी तरफ से एक फिगर दे दी, 100 बच्चा बैठा है बाहर। क्या 100 के 100 बच्चे एक जैसे होंगे? कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उनमें। नेचर का एक लॉ है, ईच एंड एवरी वन इज डिफरेंट। चाहे वो मिलियंस और ट्रिलियंस हो, इतनी बड़ी आबादी है, पूरा वर्ल्ड भरा पड़ा है, हर इंसान अलग है, हर एक इंसान अलग है। अगर सभी लोग अलग हैं
तो कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? कंपैरिजन का बेस पता क्या होता है? क्यों, कब कंपैरिजन किया जाता है? जब दोनों चीजें एक जैसी हो। जब हमें ये बात पता है कि भाई दो बच्चे एक जैसे नहीं हैं, तो हम उसको कंपैरिजन में क्यों लेकर जाते हैं? इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है कि बच्चा ग्रोथ की बजाय प्रेशर में चला जाता है। रीजन बताता हूं। पहले तो देखो बच्चों में डिफरेंस के कितने रीजन है। पहला बच्चा जिसे पढ़ना बड़ा अच्छा आता है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है। सभी बच्चे उतने अच्छे नहीं होंगे। क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें फर्स्ट कितने बच्चे आते हैं, टॉप कितने बच्चे करते हैं? ऑलमोस्ट एक ही होता है। तो अगर 30 के 30 टॉप करके फिर तो अपने सेकंड स्लॉट ही खा के सेकंड तो कोई आएगा ही नहीं, सारे फर्स्ट आ गए। और ऐसा आज तक पूरे वर्ल्ड में, हमारे को छोड़ो, यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, कहीं पे भी आज तक ऐसा दुनिया में हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे नेचर की थ्योरी चलती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, तो टॉप करने वाला एक ही हो। तो जहां पे हम फर्स्ट कंपैरिजन शुरू करते थे, हम कहते हैं कि हाँ यार वो टॉप कर गया, तूने क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, अब उस बच्चे को एक साइड पे रखो, दूसरा पॉइंट उठाते हैं। कुछ बच्चे बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जो टॉप किए उसे बोलना नहीं आता। उसे किसी के सामने बोलना नहीं आता। तो अब क्या हो गया? वही बच्चा जो टॉप पे खड़ा था वो नीचे हो गया, जिसको अच्छा बोलना आ गया ऊपर चला गया। ऐसे ही किसी की हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर होती है, किसी की हैंडराइटिंग वो डॉक्टरों वाली है जो उसी को समझ लग रही है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता कौन सी दवाई लिख दी। और आगे केमिस्ट ने जो दे दी वो भी हम सच मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं उसने लिखा क्या है। तो ऐसी भी हैंडराइटिंग वाले बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप कर रहा था उसके बेचारे की हैंडराइटिंग ठीक नहीं, तो वो फिर नीचे आ गया, और जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो फिर ऊपर चला गया। ऐसे ही आगे बढ़ो, किसी के बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, वो भी टॉप है, पर्सनैलिटी में टॉप है, कोई बोलने में टॉप है, कोई लिखने में टॉप कर रहा है, कोई प्रैक्टिकली टॉप है, और कोई स्पोर्ट्स में टॉप कर रहा है, कोई सुनने में भी टॉप करता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मान लो अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से जो नॉर्मल क्या होता है कि जितने बैठे हैं सभी तो बात सुनते भी नहीं है, बहुत कहते हैं चलो जी लगा लो अपने 20 मिनट, हम भी थोड़ा टाइम निकाल के ही आए हैं, चलो बैठे हैं कोई बात नहीं। कुछ कहते नहीं यार ये 20 मिनट में कोई तो मेरे काम की चीज मुझे मिलेगी, कोई तो ऐसी चीज आज हम सीख के जाएंगे जो हमारे बच्चे के लिए काम आएगी, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो मेरे सामने घूमता होगा, मुझे नहीं पता होगा। तो अच्छा लिसनर होना भी टॉप है। जब कंडीशंस इतनी अलग हैं तो हम अपने बच्चे का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, अपनी लाइफ में बच्चा कहां भी चला जाए कंपैरिजन नहीं करना, तब वो आगे बढ़ेगा। कल की जब परसों की बात है, मैं नॉर्मली वैसे ही उस पे गूगल पे जो न्यूज आती है उनका स्क्रॉल कर रहा था, वैसे ही देख रहा था, तो वहां पे एक बड़ी जबरदस्त न्यूज हुई और आपके काम की न्यूज थी कि एक बच्चा जिसके मैथ में 50% भी मार्क्स नहीं थे, 50% मैथ में नहीं थे, वो कहाँ जॉब कर रहा है आज की डेट में? वो इसरो में जॉब कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां से इंडिया ने लास्ट वीक अपना विक्रांत 1 के नाम पे अपना जो सैटेलाइट है वो छोड़ा है, और वो उनका मेंबर रहा है जिसके 50% भी मार्क्स नहीं थे। तो अगर ऐसा होता तो इसरो वाले बोल देते भाई हम हाथ जोड़ते, तेरे तो 50% भी मैथ में मार्क्स नहीं, तुम हमारा साइंटिस्ट क्या बनोगे, तुम क्या रॉकेट को उड़ाओगे? कि ऐसा नो रॉकेट भी 50% से नीचे ही आ जाए, 50 तक जाए फिर नीचे ही आ जाए। नो, कैपेबिलिटी इज कैपेबिलिटी, हर एक की अलग है, उसका प्रैक्टिकल दिमाग है, लेकिन 50% मार्क्स नहीं थे, उन्होंने स्पेशल न्यूज लगवाई है। क्यों लगवाई न्यूज? कभी भी किसी को नेवर अंडर एस्टिमेट एनी स्टूडेंट के वो डिग्रेडेड है। सारे बच्चे, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका कंपैरिजन हट गया, उसका क्वेश्चन मार्क टूट गया, तो समझ लो उनके लिए रास्ता खुल गया। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है
मेरे साथ बातें भी करते हैं। मैंने तो पास में बैठ के समझाया भी ऐसे बच्चों को जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, जो ऐसे ही किसी न किसी बात का शिकार हुए पड़े थे और वो बस अपने बैठे थे जी जितने मार्क्स आ रहे हैं जी, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन जब आप इन चीज़ों को तोड़ोगे, एक तो इससे आपके मन का प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग ये नहीं ढूंढेगा इसके इतने थे इसके मुकाबले में और किसके कितने हैं। अरे भाई, दूसरे बच्चे के चाहे 100 में से 110 आ जाए, आपको क्या फायदा और आपको क्या नुकसान। जब हमें कोई फायदा ही नहीं है, हमें कोई नुकसान ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कंपैरिजन में क्यों लेकर जा रहे हैं। और यहीं पे मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगा। हम सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे, ओनली वन मोटिव होता है स्कूल में, और जो हम कहते भी हैं, हम कभी कभी बोल भी देते हैं मेरा बच्चा तो कभी टॉप नहीं किया जी। अरे भाई, वो किसी और फील्ड में भी टॉप कर सकता है, उसको ढूंढो तो सही कहाँ टॉप करना उसने, उसको समझो तो सही। पढ़ने में टॉप किया तो अगर मेरे से पूछो इंडिया में सबसे बड़ी एग्जांपल मैं किसकी दूंगा, तो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो हमारी साइंस का बेस है, जिन्होंने पहली बार इंडिया में रॉकेट बनाया था, और वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में दिखाया कि इंडिया भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट सारे फॉरेन उठा के ले जाता है और वो बाहर जाके अपने काम कराता रहता है। लेकिन उसने कहीं ज्वाइन नहीं किया, इंडिया में रहा। इंडिया में इसरो उन्होंने बनाया, फर्स्ट रॉकेट उन्होंने बनाया, और डॉक्टर नाम लगा उनके साथ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एंड ही इज द पर्सन जो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पड़ा है, मोमबत्ती से भी पड़ा है, लालटेन से भी पड़ा है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि एसी लगे हो या शांति हो, जिसने पढ़ना उसने कहीं भी पढ़ लेना है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, उसके फादर के पास तो कुछ भी नहीं था। अरे बाकी के पास तो घर थे, वो तो बेचारा रोड साइड पे सोता था, वहीं पे पढ़ता था, रात को भी काम करता था, हल भी चलाता था। उसकी मेहनत उसे कहां से कहां लेकर गई, वो एंड में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी, नेगेटिव कभी नहीं सोचना, जब भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है। क्यों सोचना है, बच्चे हमारे हैं, और मैं श्योर हूं अगर आप पॉजिटिव हो गए तो ये एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, और इतना ऊपर भी जा सकते हैं, आपकी सोच से भी ऊपर जा सकते हैं। अब कुछ पॉइंट हमने क्या करना है, हमारा काम इतना ही नहीं है कि बच्चा स्कूल से आ गया, उसकी ड्रेस उतारी, उसे कुछ बोला, रात को खाना दिया, सो गया, सुबह उठा, कपड़े पहनाए। हाँ जी, हाँ जी। जिसकी बाइक रोड पर खड़ी थी, वो बाइक्स प्लीज पार्किंग में लगा दो। में जो बच्चों के लिए काम करने हैं, जितना भी ये कर रहे हैं उसके ऊपर करने हैं। जो मैं पॉइंट बोलूंगा, जितने आप कर रहे हो वो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे तो ट्राई करना कि वो कीजिए। जैसे टाइम देना है बच्चों को, हर दिन हर रोज हमने अपने बच्चों को टाइम देना है। बच्चों को टाइम ये नहीं देना कि उसके पास बैठ गए, उसको ऐसा लगे कि ये यहाँ पे बैठा तो मेरे लिए बैठा है, मेरी बात कर, मेरे साथ बात करेगा, मेरी बात सुनेगा। हमने बच्चों को टाइम देना है। मदर फादर दो लोग हैं, अगर दोनों भी अपना अपना टाइम निकाले तब भी बच्चे के लिए इनफ होता है। अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है, जैसे कभी मूवीज में देखा होता है ना, आप कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो ये करना चाहता हूँ, बट पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं तू यही कर। क्यों? क्योंकि हमें पता है। और पेरेंट्स को क्यों होता है, क्योंकि पेरेंट्स ने एक लाइफ देख चुके होते हैं, उनको पता होता है कि ये करना बेटर रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा, और वो कहते हैं कि नहीं मैंने ये करना है। उसे सपोर्ट करो। जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तब तक वो उठेगा नहीं अपनी लाइफ में, ये गारंटी है। ऐसे ही मैंने जैसे कहा था कि टाइम देना है, टाइम देने में एक पॉइंट ये भी है कि हमने अपने बच्चे की बात सुननी है। हमने जब उससे बात कर रहे हैं तो ये नहीं है कि मैंने सारी अपनी बातें सुनानी है। जब टाइम देना है हमने उसकी बात भी सुननी है। और अभी जो 2-3 बातें की है कब होती हैं, जब बच्चा जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में हो। कंफर्टेबल पोजीशन में कब होता है, जब हम ये कंपैरिजन जैसे पॉइंट्स ऑलरेडी बंद कर देते हैं। हम उसे कहते हैं ठीक है बच्चा,
चलता रहे, हम तेरे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं मंजिल हमें जरूर मिलेगी। बच्चे को सुनना है और उसके आगे बच्चे के साथ खड़े होना है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, उसे एनकरेज करना है, उसे एनकरेज करना है। एनकरेजमेंट के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर आप अपने माइंड में पेशेंस रख लें और अपने आप को सोच लें कि हम बच्चे के साथ हैं जी, चलो कैसे चलते हैं, हम साथ चलेंगे, तो आप एनकरेज करना उसे सीख जाओगे। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। आपका बच्चा था, आपको लगा कि यार ये चलो मैथ की पहले बात की, मैथ में ही बात कर लेता हूँ। मैथ में था, नहीं चल रहा, बात नहीं बन रही। बच्चे ने कहा भी पापा ऐसे है जी, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ। तो आपने उसकी बात सुन ली, उसको लगा कि यार मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने ट्राई किया, जहां वो 30 नंबर ले रहा था वो 50 लेके आ गया। लेकिन पेरेंट्स तो फिर भी सेटिस्फाई नहीं है ना। वो कब सेटिस्फाई होगा, जब वो टॉप पे चला जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, हमने उसको जब उसने 30 से 50 का सफर तय किया तब भी इसे एनकरेज करना है कि ठीक है तुम 50 तक गए हो ना, और आगे बढ़ो। यही 50 एक दिन 70 भी बनेंगे, 80 भी बनेंगे, 100 भी बनेंगे। बट अगर हमने जब वो 30 से 50 गया, पहुंचा, फिर भी हमने उसको यही कहा, तो क्या हो गया, टॉप तो नहीं कर लिया तूने, फिर वो 50 से नीचे ही आए। जब तक आपका एनकरेजमेंट उसके साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक आप उसको ये नहीं बोलोगे ठीक है अच्छा किया है अब और अच्छा कर, तब तक वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके आगे हमने क्या करना है, बच्चे को वॉच करना है। घर पे स्पेसिफिकली, स्कूल में वॉच करने के लिए इतना कुछ नहीं होता। रीजन है, स्कूल में उसकी एक्टिविटीज फिक्स होती हैं, ऑल प्रोसीड होती हैं कि ये करना है, ये करना है, एक दूसरे के आगे पता होती हैं। घर में हम ऐसा कोई सिलेबस, ऐसी कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं रखते कि क्या करना है। इसीलिए आपने अपने बच्चे को वॉच जरूर करना है। इसमें एक तो आपका पॉजिटिव रहेगा कि आप बच्चे के साथ जुड़े रहोगे, बच्चे को देखोगे वो क्या करता है। अगर आप एक छोटा बच्चा जो भी स्कूल भी नहीं गया उसको भी वॉच करोगे ना, तो 2-4 पॉजिटिव पॉइंट तो आप वहां से वैसे ही सोच लोगे, ले यार इसका इतना दिमाग है, ये तो इस साइड में बड़ा अच्छा कर रहा है, ये तो ये बहुत अच्छा कर रहा है। सो आपने अपने बच्चे को वॉच करना है कि वो करता क्या है। कल को कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं किसी नेगेटिव एरिया में घुस गया जाके। अगर हम नहीं देखेंगे तो दुनिया में कोई नहीं देखेगा। ये तो आप लोगों के लिए मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कि घर से बाहर जब बच्चा गया तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर वॉच इतनी रखो, ज्यादा नहीं कहता, रेस्ट्रिक्ट ना कर दो, पर देखते रहो, उसको वॉच करते रहो। और एक बात, अगर मान लो कोई ऐसी बात हो जाए जहां पे बच्चा कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, और आपको लगता है कि मुझे बच्चे को ये बात समझानी है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या होता है कि हमें ये समझाना आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब तक हम ये नहीं समझा पाएंगे अपने बच्चे को कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बच्चा नहीं समझेगा। उसे लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है। तो उसे कन्विंस करो, उसे समझाओ, उसे अंडरस्टैंड कराओ वो चीजें जो आपके मन में है, जो आप उसको बताना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल से काम है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इनमें से आप अगर देखो कितने काम आप रूटीन में घर में करते हो, तो मुझे नहीं पता, मैं इसको ज्यादा एलेबरेट नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस चीज पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ बताना, मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस है बताना, आगाह करना। लेकिन वो आपने देखना, आपका घर है, आपका बच्चा है, आप हो। अब ऐसे ही पेरेंट्स की ड्यूटीज में अगर हम आगे बात करें, स्कूल से घर आया, आपने कभी नोटिस किया कि वो अपने घर आके जो स्कूल में होमवर्क मिला है वो घर में कर रहा है पूरा, उसे कभी नोटिस किया? अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर स्कूल में की हुई मेहनत को कामयाब करना है। क्योंकि जब स्कूल छूट गया फिर बच्चे को पता होता है अब टीचर्स का डर हट गया, अब जैसे मर्जी करो। मैं डराने को नहीं बोल रहा, बच्चे को मारने पीटने को नहीं बोल रहा, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि हमारी क्या ड्यूटीज है, हमने क्या करना है। बीइंग अ पेरेंट हमारे पास क्या है, तो हमने ध्यान रखना है। हम वैसे ही पूछते रहो, अच्छा जी होमवर्क क्या मिला था, ये मिला था, तो आपने कर लिया,
चलो रात को ही चेक कर लिया कि ठीक है भाई कल स्कूल जाने, मुझे दिखा दे तेरा होमवर्क क्या था। अगर आपकी हेल्प से करना, आप उसके पास बैठे हो, टाइम मैंने पहले बोला टाइम दो बच्चे को, तो टाइम दिया, वहां पे हो गया। उससे जो बच्चे का माइंड है ना, वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। वो सारी चीज को पकड़ के चलेगा, हर चीज को देख के चलेगा कि ठीक है आज स्कूल में चैप्टर 1 करवाया तो होमवर्क में उसके क्वेश्चन लिखने थे, मैंने घर पे लिख दिए। नेक्स्ट डे फिर स्कूल चला गया, वो सर्कल बना रहेगा। जब सर्कल टूट जाता है, स्कूल में चैप्टर 1 हो गया, घर में चैप्टर 0 हो गया, स्कूल में चैप्टर 2 हो गया, घर में चैप्टर 0 हो गया, स्कूल में चैप्टर 3, फिर स्टडी अपने आप खत्म होगी। बस इतना ही, जो होमवर्क मिलता है बस उससे बात करके ही देख लो, उसको उसके मन में कहीं ना कहीं होगा कि नहीं यार पेरेंट्स पूछ रहे हैं तो करना तो पड़ेगा, करेगा तो कुछ तो सीखेगा, रूटीन तो बनी रहेगी, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होगा। और इसके आगे बच्चे को खेलने के लिए टाइम जरूर देना आपने। प्लेइंग एक्टिविटीज, माइंड शार्प करना है तो प्लेइंग एक्टिविटीज में जरूर रखो। कहीं भी, कैसे भी, कितना भी टाइम, जो भी आपके लिए पॉसिबल होता है आपने बच्चों को देना है। भी वो खेले, खेलने से सबसे बड़ा उसमें पॉजिटिव पता क्या होगा, उसकी फिजिकल जो हेल्थ है वो सही होगी, उसकी सेहत जो है वो सही रहेगी। जितनी उसकी हेल्थ बचपन में आप डेवलप करोगे उतनी ही आगे चल के उसकी लाइफ में वो पॉजिटिव रहेगी। ये किसी सिलेबस में नहीं है, पर ये पेरेंट्स के सिलेबस में है, ये पेरेंट्स की एक्टिविटीज में है कि हमें प्लेइंग टाइम उसको देना, पर इतना भी नहीं देना तो वो खेलता ही रहे। इतना देना है, स्टडी भी कंप्लीट की, खेला भी, सो दैट वो माइंड फ्री भी रहा, माइंड एंगेज भी किया, और उसका डे टाइम जो है वो भी निकल गया, उसका काम पूरा हो गया। घर पे रहते हैं, बच्चों को देखते हैं। इसमें एक बात और ऐड करो, अगर बच्चे में कहीं सडन चेंज आ रहा है, सडन चेंज का मीनिंग समझते हो, अचानक से तब्दीली आ गई उसकी एक्टिविटीज में, उसके रहने में, उसके काम में, उसके घर से बाहर जाने में, तो उसको नोट करो। ऐसी चीजें जो सडन चेंज होती हैं वो बहुत डेंजरस रिजल्ट्स कभी कभी दे जाती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम अपने कामों में लगे रहते हैं। पर जितना हो सकता है उतना जरूर कीजिए, नोट कीजिए। अगर कोई सडन चेंज आ रहा है, घर की बात कर रहा हूं, तो घर में ऑलमोस्ट सभी घरों में, हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी, जैसे प्यार होता है वैसे लड़ाई भी होती है। लड़ाई भी नहीं होती, वो प्यार ही होता है। अल्टीमेटली प्यार दो तरह का होता है, एक बातचीत का, एक बार गुस्से वाला भी हो जाता है। लेकिन कोई अगर मान लो घर में इश्यू बन रहा है तो बच्चे के सामने नहीं लेकर आना, बच्चे के सामने डिस्कस नहीं करना, बच्चे के सामने आपने कभी शो नहीं करना कि कोई हम में बात है। अगर ऐसी कोई चीज निकली और उसके दिमाग में फंस गई, फिर जो मर्जी कर लेना, फिर बच्चा कहीं भी ले जाओ वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अगर वो अपने पेरेंट्स को ही नहीं सही देख पा रहा, तो मुझे आंसर दो, तो दुनिया में उसने देखना किसको है? आप खुद बच्चे रह चुके, आपके भी पेरेंट्स हैं। क्या आप चाहते थे कि आपके पेरेंट्स एक साथ ना रहे, लड़ते ही रहे, जब भी मैं जाऊं एक दूसरे से लड़ते ही रहे? ऐसा क्या आप मानते थे कि आप चाहते थे? ऐसा नहीं चाहते थे। तो आप ये कैसे सोचते हो कि बच्चा भी ऐसा चाहेगा? तो ये कभी भी नहीं करना। हर एक घर है यार, हम इंसान है, कहीं ना कहीं कहा सुनी कहीं भी हो सकती है, बट उस कहा सुनी को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना कि बच्चों के सामने चला जाए और बच्चों के माइंड में ही फंस जाए वो बात। ऐसा कभी कुछ नहीं करना। ये घर की एक्टिविटीज है हमारी, जो हमें भी देखना पड़ता है। पेशेंस रखना है, बच्चों के साथ कुछ भी हो हमने अपने आप में धैर्य बनाए रखना कि ठीक है जी तेरे साथ करें, चल कहाँ जाता है। बच्चे की जब ग्रोथ होती है, जब हम कहते हैं कि वो स्कूल में चला गया, जब हम कहते हैं कि वो अपनी लाइन में चला गया, जब हम ये चाहते हैं कि वो दुनिया में आगे बढ़ने लग गया, तब कुछ बैरियर्स भी होते हैं जो सामने आते हैं। जैसे बच्चे सबसे पहले जो बड़े जिस बैरियर को फेस करते हैं वो होता है उनका सर्कल। बच्चों के लिए अगर अच्छा सर्कल नहीं है तो वो बच्चे कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों का सर्कल ऑलवेज नोट करो, किसके साथ बैठता है, किसके साथ जाता है। अगर कहीं पे कोई पॉइंट है तो उसको समझाओ
कि ये कैसे तेरी लाइफ में एक बैरियर बन सकता है। और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एक बैरियर होता है। जैसे मैंने बात की है कि हमें समझाना है, पता मुझे सब है लेकिन मैं आगे समझा ही नहीं पा रहा, तो जो मुझे पता है, जो मेरे पास नॉलेज है, उसका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। बच्चे को ये देखना है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे है, कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, कहाँ किस चीज को समझ रहा है, किस चीज में इंटरेस्टेड है। जिस चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, ये मान लो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे जितने मर्जी पैसे लगा दो उसके ऊपर, चाहे उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दो, काम नहीं कर पाएगा वो। पहले उसका इंटरेस्ट देखो। अभी मैं जैसे पीछे एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इंडिया के, मैं तो मानता हूँ, सबसे पढ़े लिखे इंसान थे वो, जिन्होंने अपने साथ साथ अपनी कंट्री को, अपने देश को भी वर्ल्ड में दिखाया कि हम भी हैं। ऐसे ही कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं जहां पे पढ़ने में तो कुछ नहीं कर पाए और दुनिया में जरूर दिखा दिया कि इंडिया कुछ है। मीन्स के देश को, अपने को, अपनी मातृभूमि को दिखा दिया कि वो कुछ है। जिनमें बहुत कॉमन से नाम है, जिनमें एक तो मोस्टली सभी लोगों को नाम पता है, सचिन तेंदुलकर, सुना होगा नाम, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर वो इंसान है जिसकी पूरी दुनिया में बात सुनते हैं। जब वो खेलता था तब भी एक बार एक ऐसा इंसिडेंस हो गया था कि बात आईसीसी के पास बहुत बड़े लेवल पे चली गई थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कंट्रोवर्सी हो गई थी। सारा उन्होंने खत्म किस पे किया कि सचिन क्या कह रहा है जी। एंड में सचिन को बुलाया गया वहां पे, तो जो सचिन ने बोला उसी वो ही डिसीजन हुआ उनका, वो ही सच माना गया, बाकी सारी बातें खारी थी। क्यों? क्योंकि वो एक अंदर से प्लेयर था। उसका कभी मीनिंग ग्राउंड में लड़ना नहीं रहा, उसका कभी भी मीनिंग ग्राउंड में किसी को बोलना नहीं रहा। पढ़ने में वो इतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो दिखा गया कि इंडिया क्या है। फिर भी वो दिखा गया कि मैं क्या हूं, मैं शाइन करूंगा तो मैं पूरी दुनिया में शाइन करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी दूसरी एक एग्जांपल है। पढ़ने में मैं पढ़ने ये नहीं कहते कि पढ़ने से हटा के उधर लेके जाओ, नो। पढ़ने से आपकी नॉलेज, आपका माइंड, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बच्चे का बोलना, आपके बच्चे को कितनी चीजें पता चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसी को एक एंड मान लेना भी गलत होता है। उसके अंदर देखो क्या है, उसको बाहर निकालो, उसको आगे बढ़ने दो, तो पता नहीं वो किस आपकी साइड पे जाके वो आपका नाम रोशन कर देगा। अभी लेटेस्ट क्रिकेट में वो वैभव सूर्यवंशी 10th में भी नहीं है अभी वो, लेकिन क्रिकेट में तो बहुत अच्छा नाम आ गया उसका। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अपने बच्चे के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, कैसा उसके पोटेंशियल है। पहले मैंने बात शुरू में बोल दिया, सभी बच्चे अलग अलग हैं, तो एक जैसा तो पोटेंशियल सभी में, कैपेबिलिटी सभी में हो ही नहीं सकती। तो वही तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है कि कैसी है। और बच्चों को कभी, जैसे मैं बात कर रहा था बैरियर्स टू ग्रोथ, ग्रोथ में बैरियर्स हैं, बच्चों के ऊपर कभी हैवी लोड नहीं होना चाहिए। हैवी लोड का मतलब बच्चे को यही ना पता चले कि मैं ये करना है, उसके बाद वो करना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या। हैवी लोड नहीं, जितना वो रिलैक्स रहेगा उतना ही आगे बढ़ता है। और बच्चे से कभी कुछ छुपाना नहीं है। जब लाइफ उसकी है, जब लाइफ उसकी है तो उसको हर चीज खुल के बताओ, सामने बताओ, उसके सामने जाने दो, ठीक है। कुछ चीजें जैसे मैंने पहले कहा था, हम पेरेंट्स की ड्यूटीज बनती हैं, हमने मोस्टली क्या करना है। इनमें से बहुत सारी ड्यूटीज तो आप कर भी रहे होंगे, जैसे बच्चे को देखते हैं, बच्चे को होमवर्क चेक करने, प्लस कर लो इनमें। आप देखना, आपके अपने बच्चे के प्रति आपका ही पहले नजरिया चेंज हो जाएगा और आपके बच्चे की ग्रोथ, उसके रिजल्ट बहुत ऊपर हो जाएंगे। ऐसे ही एक बात और जो ज्यादा डेंजरस होती जा रही है, आने वाले टाइम में और भी होगी, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप को ईज देने के लिए, जब बच्चा तंग कर देता है, मोबाइल ले ले बैठ जा। अरे भाई, वही फाउंडेशन आपने उसकी गलत कर दी। उसका दिमाग कहां पे चला गया? मोबाइल फोन में, गूगल में, यूट्यूब में, इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। जब वो डिजिटल अरेस्ट हो गया, इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, जब हम ना इन चीजों में फंस जाते हैं, तो जब वो डिजिटल अरेस्ट हो गया फिर इसका कोई तोड़ नहीं।
तो आपने ट्राई करना है बच्चे को जब तक नेसेसिटी ना हो मोबाइल फोन से दूर रखो। कम से कम मोबाइल फोन उसके हाथ में होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ, बातें की हैं, टीचर्स के साथ बातें की हैं, बच्चों के साथ बातें की हैं, पेरेंट्स के साथ बड़ी बार मेरे को मौका मिला बात करने का। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, बच्चे की क्लास है 6th या 7th और उसके बैग में क्या है, मोबाइल फोन। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ भी, बच्चा मोबाइल फोन कहाँ से लेके आ गया? उसके पास कौन सा इनकम सोर्स है? उसके पास कौन से पैसे हैं? उसके पास तो नहीं है। उसको मोबाइल फोन देने वाले कौन है? पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स ने यही नहीं सोचा कि यार हम उसकी लाइफ को अपने हाथों से खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो बाद में रिजल्ट उसकी लाइफ की ग्रोथ को कैसे आप बोलोगे कि ये ग्रोथ नहीं कर पाया? आप ही लोग होंगे फिर कहेंगे कि ये ग्रोथ नहीं कर पाया। मोबाइल फोन डिजिटली, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत डेंजरस है, इससे बचाना है। उतना ही दो जितना उसके काम का है, उससे ज्यादा ना उसको करने दो। मैं ये नहीं कहता उसको डांट के समझाओ, उसको प्यार से समझाओ। उसको एक बात समझाओ कि जब तक जिस चीज का मीनिंग नहीं है तब तक उसको छेड़ना ऑलवेज डेंजरस है। जब आप बड़े हो जाओगे तब उसका मीनिंग बनेगा, अपने आप आपको मिल जाएगा। अभी उसका मीनिंग आपके लिए जीरो है, तो जितना हो सकता है आप उससे परे रहो। सो ऐसी चीजें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इस पॉइंट में जो सबसे बड़ा फॉल्ट है सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से ही होता है। बाहर का कोई मोबाइल फोन लेके देगा आपके बच्चे को? बताओ कौन लगाएगा पैसे आपकी इस चीज के लिए कि मैं आपके बच्चे को मोबाइल फोन दे दूं, फिर उसको डेटा भी दूं, उसको सिम भी दे दूं? कोई नहीं करेगा। अगर लेके भी आ गया, आप इतने समझदार हो, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हो, तो आप उससे वो भी लेके रख लोगे। सो ये चीज अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म का कभी भी आपने रेस्ट नहीं होने देना बच्चे को। उसके आगे एक दो चीजें और, जैसे इसी के साथ मैं कहता हूं जो हमने ईगो या नेगेटिव पार्ट्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, ये बच्चे में कभी नहीं आने देते। मैं खुद चंडीगढ़ से हूं। चंडीगढ़ में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ईगो या नेगेटिव इन्फ्लुएंस का शिकार हुए पड़े हैं। कैसे? कुछ, सभी नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पैसे का या अपने ओहदे का जो इम्पैक्ट है वो बच्चे पे छोड़ देते हैं। ले, तू तो चेयरमैन का बेटा है, तू जो मर्जी कर। तू तो एमएलए का, मिनिस्टर का बेटा है, तू जो मर्जी कर। तेरे बाप के पास तो करोड़ों है, तू जो मर्जी कर। फिर जो मर्जी होगी और कुछ नहीं करेगा। किसी भी पॉइंट का जो आपके पास है वो भगवान ने दिया है, वो आपको दिया, आप ही मान लो, अपने पास ही रखो। उसको बच्चों के बीच में मत जाने दो। जिस बच्चे के मन में ये बात फंस गई कि मेरे बाप के पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो एक पैसे का काम नहीं करेगा अपनी लाइफ में। ईगो कभी भी नहीं आने देनी, किसी भी पार्ट पे, किसी भी चीज पे, किसी भी उस पे। जैसे ईगो में भी मैं आपको बताता हूँ, कई बार हम लोग कह देते हैं ले यार वो तो मेरे दुश्मन का बच्चा है, उससे बात नहीं करनी। वो यार आपकी मान लो दुश्मनी है उसके फादर के साथ, इसमें बच्चे कहाँ से आ गए? हम तो उसको भी कट मारना शुरू, बच्चे को पहले ही समझाना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी ईगो का पॉइंट हो, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, वो बच्चे में नहीं आने देना। किसी भी तरह का जो चीज आपकी उसे अपने पास रखो। बच्चे को तो उठने तो दो। वो बेचारा अभी इस चीज को समझ ही नहीं पाया कि भाई नफरत होती क्या है, ये समझ ही नहीं पाया। पैसा होता क्या है, आपने उसके माइंड में भर दिया कि भाई ये चीजें हैं, ये तेरी है। मैं पैसा भी तुझे कोई दे के जा रहा हूँ, मैं जितनी नफरत है वो भी तेरे को दे के जा रहा हूँ। जो मेरे दुश्मन है वो तुझे विरासत में मिल गए 5-7, अब आगे तूने जितने बनाने हैं बना लेना। ऐसा नहीं कभी भी करना। उसको ये बात समझाओ कि भाई तू जीरो पे बैठा है, तुझे जीरो से उठना है। जब वो जीरो से उठेगा ना, तब जितना आपने बनाया वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो वो बनाएगा वो भी हो जाएगा। फिर जो उसकी ग्रोथ है वो डबल या डबल को भी क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर आप चाहो तो बच्चे को आप अपने सामने उसकी ग्रोथ को रोक सकते हो, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने बच्चे को बहुत ऊपर लेकर जा सकते हो। जैसे अभी अब तो बात शुरू हो गई बच्चे की सक्सेस के ऊपर, उसकी कामयाबी के ऊपर। कामयाब कौन होता है? जिसके पास कोई ईज नहीं होती। ईज का मतलब
उसको कोई भी चीज बनी बनाई नहीं मिल रही, जो भी करना है उसे खुद करना है, तो वो कामयाब होगा ही होगा। जिसको बनी बनाई सारी चीज मिल रही है वो क्यों मेहनत करेगा? अगर मुझे पता है कि मुझे रोटी मिलनी ही मिलनी है और शानदार मिलनी ही मिलनी है, गाड़ी मिलनी है, तो मैं क्यों कमाऊंगा? तो ईज जो है ये कभी नहीं देनी। जितनी ईज आप अपने बच्चों में भरते जाओगे, जितनी ईगो बच्चों में भरते जाओगे, उतना ही वो डाउन होता जाएगा। उसे बनाओ हार्ड वर्कर कि तू मेहनत कर। अगर इसकी छोटी एक एग्जांपल देता हूं, अगर आज स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है तो प्रोजेक्ट बच्चे अपने हाथ से बना, चाहे गलत ही बना दे, इनकरेज करो, बना। ये नहीं है कि चल मैं अच्छा बना देती हूँ तेरे स्कूल में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मैंने अच्छा बना दिया टीचर्स कहेंगे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाए। उसको करने दो, चाहे वो एक डायग्राम अच्छा बनाए, चाहे वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट अच्छा बनाए, लेकिन बनाएगा वो खुद। अगर 10 पेज भरे हैं, 10 में से उसको 2 भी समझ में आ गए तो उसकी नॉलेज है। 10 ही आपने बना दिया तो वो 0 है। उसे हार्ड वर्कर बनाओ। अगर मान लो क्या होगा, 10 के 10 पेज खराब कर देगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। अगर एक प्रोजेक्ट मिला है, नेक्स्ट टाइम उसको एनकरेज करो, वो 10 में से 2 पेज 3 पेज अच्छे करेगा, फिर 10 में से 7-8 पेज पे जाएगा, 10 पे ही पहुंच गया। पर हम इसके डर से क्या करते हैं, नहीं मैं बना देता हूँ, किसी और बच्चे को कंसल्ट कर दिया, तू बना दे भाई, ये कर दे वो कर, तो वो तो डिस्ट्रॉय है, उसको हार्ड वर्किंग कभी मिली नहीं। तो ये चीज, वो चीजें जो हम गलत कर जाते हैं कहीं ना कहीं, जाने अनजाने रूटीन लाइफ में। अब इसके आगे जैसे मैंने बात की थी कि आपने बच्चे को प्लेइंग एक्टिविटीज का टाइम देना है, वैसे ही बच्चे की डेवलपमेंट के लिए एक हेल्दी डाइट भी जरूरी होती है। बच्चे का खेलना, साथ में हेल्दी डाइट, साथ में प्रॉपर स्लीपिंग टाइम। अब इसमें तो आप, अगर मैं कहूँ तो सभी फंसोगे। कौन है जो अपने बच्चे को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज के कंसेप्ट पे लेकर जाता है? कोई ऐसा जो कहता है बच्चे जल्दी सोना है जल्दी उठना है? कोई ऐसा? फंस जाओगे सारे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक एक से पूछूं, हाथ खड़ा करो, कौन बच्चे को अर्ली टू बेड की थ्योरी पे कोई नहीं लेके जाता। कहता जब सोना होगा सो जाना जी, मैं तो सो गया, मेरे सपने शुरू हो गए, तूने देखने होगे देख लेना, इससे पहले लाइट चली जाए मैं तो 2 मिनट अच्छी तरह से सो जाऊं, बाद में चलेगी, तूने तो जागने, मैं भी जाग लूं। नो, सबसे पहले तो उससे समझाओ ये चीज। पहली, खाना अच्छा खाना है, डाइट टाइमली होनी चाहिए। मैं डाइट पे ये नहीं कहता कि अच्छे खाने में आप उसे मटर पनीर खिलाओ, दाल ना खिलाओ। अरे दाल की अपनी वैल्यू है, पनीर की अपनी वैल्यू है। अगर पनीर ही खिलाते रहे बच्चे, पनीर जैसे ही हो जाएगा। बस चेंज भी करना है, डाइट में भी चेंज, वेरिएशन होना चाहिए। डाइट टाइमली होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब यहाँ पे फिर फंसते हो, बच्चे को टाइमली खाना, रूटीन पे आपका बच्चा खाता, आप अपने मन से जवाब दो मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक वो टाइमली खाना नहीं खाएगा ना, उसे खाने की वैल्यू ही नहीं पता लगेगी। और खाना उसकी बॉडी के लिए हेल्दी कभी हो ही नहीं सकता। उसकी हेल्थ नहीं ठीक होगी तो वो पढ़ेगा कैसे? वो पढ़ नहीं पाएगा तो डेवलप कैसे होगा जब उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है? तो हेल्थ के रिगार्ड में कोई टीचर नहीं आएगा, कोई आस पड़ोस का नहीं आएगा, कोई तो आपका रिश्तेदार नहीं आएगा। वो किसका डायरेक्ट कनेक्शन है? आपका अपने बच्चों के साथ। डाइट हेल्दी, टाइमली सोना, इसमें तो मैं फिर बोलूंगा बहुत नेगेटिव है। हम अपने बच्चे को सोने के लिए उसको हैबिट में नहीं डालते अर्ली टू बेड की। सो जाओ भाई, 9 बज गए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोना है। बच्चे को सोने के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कितना टाइम चाहिए, एक एवरेज, एक रिक्वायर्ड, या जो साइंस कहती है कितना टाइम चाहिए, कोई बता सकता है कि एक दिन में बच्चे को कितने टाइम सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए? टाइम ही, कितने घंटे सोना चाहिए, बता सकते हो? कुछ है आइडिया आपको कि कितना होना चाहिए? ठीक ही होगा, मैं गलत नहीं कह रहा, पर कोई आइडिया है? 8 घंटे सर। बिल्कुल सही, जा बस यहीं पे रुक जाओ। 8 घंटे। अब अपने घर जाके देखो, हर रोज बच्चा 8 घंटे सो रहा है? 8 घंटे कब पूरे होंगे? जब 9 बजे सोएगा। और 8 घंटे कितने बजे वो बनेंगे? 5 बजे। 5 बजे वो उठेगा। बस आप ये चेक कर लो, बैठे बैठे आपका बच्चा 9 बजे सोता, 5 बजे उठता है? नहीं। कब उठता है? जब स्कूल के टाइम में आधा घंटा रह गया होता है, चल भी उठ। फिर कभी बेचारा नहाता भी नहीं है, ऐसे ही कपड़े डाल दी, चल स्कूल जा यार, नहाना जरूरी नहीं, स्कूल तो पहुंच। तो कहीं ना कहीं हम भी इस चीज के गुनहगार होते हैं।
जो डाइट में, सोने के टाइम में बच्चे को समझाने में पीछे रह जाते हैं। मैं जितनी बातें आपके साथ कर रहा हूं, ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो कहीं से लिख के मैंने उठाई हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं। आई नो द वैल्यू ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? अगर आप मेरे से पूछो, मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ पढ़ा है ना, आप तो सोच भी नहीं सकते उस चीज को। फिर भी मैंने पढ़ा है, मुझे शौक है पढ़ने का। और जो बात आपके सामने बोल रहे थे, प्रैक्टिकल केसेस हैं। और अगर मैं पेज लगा के अभी भी बस सोने के ऊपर ही बोल दूं, मैं कहता हूं आप में से एक या दो पेरेंट्स ही ऐसे होंगे जो ये कहेंगे 9 से 5 मेरा बच्चा सोता है। नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने 8 घंटे पूरे कर तो दिए, कब से 12 बजे सो गया था, 8 बजे उठ गया था जी, 8:30 स्कूल देखो हाजिर है जी आपके पास। तो ये गलत है। कैसे गलत हुआ? लेट नाइट वो टाइम गलत हो गया, और जो मॉर्निंग का, जो सुबह का, जो सूरज चढ़ने से पहले का फ्रेश टाइम है, वो भी खो गया। तब तो वो सोया पड़ा है, तब तो सपने ले रहा है। पर सपने भी मतलब उसको शायद टीचर के डंडे के आते होंगे, या पेरेंट्स के या माँ बाप के डंडे के आते होंगे। तो सोचो यार, सुबह सुबह 5-6 बजे वो बेचारा कैसे सपने ले रहा है। मीन्स के वो टाइम जो उसके उठने का है, उस पर से हमने सला के रखा है। तो ये तो हमें ही देखना है, हमें इस चीज को इम्प्रूव करना है कि हम उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। अब लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, पेरेंट्स, टीचर, चिल्ड्रन। सबसे पहली मैंने बात बोली, ये तीन जब तक एक दिशा में नहीं चलेंगे, बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा। अब इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, बच्चा पेरेंट्स को भी देख रहा है, बच्चा टीचर को भी देख रहा है, बट वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे नहीं पता पेरेंट्स सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता टीचर सही कह रहा है। और उसमें गलती किसकी है? बच्चे की नहीं है, उन दोनों की है जो उसके सामने खड़े हैं, जिसको उसने सुनना है, जिसको उसने फॉलो करना है। ये एक टीम वर्क है। बच्चे की डेवलपमेंट एक टीम वर्क है, पेरेंट्स और टीचर्स का साथ में चलने का। तभी बच्चा सक्सेस की तरफ बढ़ पाएगा, अगर हम ये अपने सिस्टम को सेट करेंगे। जैसे मैं पेरेंट्स और टीचर की बात करता हूँ, मैं खुद भी बड़े साल पहले मैंने कुछ स्कूल भी खुद अपनी स्पोर्ट के साथ खड़े किए, जो मेरे नॉन के थे, मेरे फ्रेंड्स ऐसे सर्कल में थे। तो मैं वहाँ पे टीचर्स के साथ रूटीन में उनके सेमिनार लेता था, बात करता था, पेरेंट्स के साथ भी बात करता था। अब भी चंडीगढ़ में जाओ, मैं कहता हूँ 50 स्कूल मिलेंगे आपको, और उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे भी हर बार हर स्कूल से प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है कि पेरेंट और टीचर में कम्बिनेशन नहीं है, उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी। यही तो इम्प्रूव करना है हमने। हम एक शायद मंथली इवेंट रख लेते हैं कि पीटीएम रखनी है जी, पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है जी। इसे प्रोग्रेस थ्रू मीटिंग बोलो, प्रोग्रेस थ्रू मीटिंग, मिलके हमने प्रोग्रेस करनी है अपने बच्चे की। तो कब ये लोग, कब हम इस सिनेरियो को चेंज कर पाएंगे, कब इसको चेंज नहीं बढ़िया बना पाएंगे, जब हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट में जाके टीचर के साथ और टीचर पेरेंट्स के साथ बैठेगा। जब हम कंप्लेंट नहीं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, दोनों, ना तो पेरेंट टीचर को कंप्लेंट कर रहा है, ना टीचर पेरेंट की कंप्लेंट कर रहा है, दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि आपके बच्चे को ग्रोथ कैसे करना है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाओ, डिस्कशन में लेकर जाओ, एक दूसरे के टच में रहो। टीचर से कहीं ना कहीं आप वैसी बात कर लिया करो, कोई जरूरी नहीं पीटीएम पे बात करनी है। तो पीटीएम तो एक जरिया है, और पीटीएम में पता नहीं कितना टाइम मिलता है आपको, मुझे तो कई बार होता है कि पेरेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो हर एक कहता है कि चलो 5-5 मिनट में खत्म करो। तो उसके बाद क्या टीचर आपको मना करेगा या आप टीचर को मना करोगे? नहीं। तो थोड़ा तो टच में रहो, कि जो लेने आते वही एक वीक में एक बार अपने, तो उससे जो भी टीचर पूछ लिया करे, हाँ जी कोई बात नहीं जी, हमें बताओ हमने क्या करना है, इतना ही पूछ लो। आप टीचर को इतना ही बोल दो जी हमें बताओ हमने क्या करना है, आप देखना जो सामने वाला टीचर है वो डबल हो जाएगा आपसे। एनवायरनमेंट क्रिएट हमने करना है, फेथ रखना है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां बच्चा बैठा है, उस टीचर में जो उसके सामने खड़ा उसको पढ़ा रहा है, फेथ रख के चलना है।
मुझे पता है कि ये टीचर इसको अब बहुत आगे ले जाएगा, ये टीचर इसको समझा देगा। नहीं समझाएगा तो हम भाई डिस्कस करेंगे, मेरी पूरी सपोर्ट है इस चीज में। क्यों? अल्टीमेटली आपका बच्चा आगे बढ़ना है। मैंने पहले बोला था 50 टीचर बदलते हैं। अगर मान लो मैं भी हूँ, मेरा तो रिकॉर्ड है मेरे बच्चों के स्कूल में, मैं तो बहुत ही कम जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कभी कंप्लेंट, मैं तो बस बोल देते हैं बच्चा ठीक है, हमने कहा जी वेल एंड गुड है जी, हम आ गए। मैं इसके आगे बोलते ही नहीं। रीजन क्या है? जब स्कूल चला गया तो उनकी है राइट, सारा मेरा नहीं है कुछ। मैं बच्चे को ये नहीं समझाऊंगा कि मैं ऐसा बोल के आया हूँ आज, मैं टीचर को ऐसा, फिर बच्चे को भी लगेगा अच्छा यार अगर पेरेंट्स बोलते तो टीचर तो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे। नो, बच्चे के माइंड में ऐसा कुछ नहीं आने देना हम। तो सपोर्ट करो, फेथ रखो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करो, टच में रहो, आपकी पीटीएम ही खत्म हो जाएगी। सही बताऊं, मीटिंग करनी किस चीज के लिए? जब हम सेटिस्फाई हो गए, और होंगे आप। मन में गोल बनाना है। किस चीज का गोल? कि मेरा बच्चा डेवलप हो, मेरा बच्चा ग्रोथ करे, मेरा बच्चा आगे बढ़े। ऐसे ही चलो ये तो उधर तो मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स शो ऑफ बहुत करते हैं, किसी के पास कुछ है कि बहुत शो ऑफ करते। मैंने पहले ही बोला जो आपका है वो आपके पास ही रहने दो, उसको आगे बच्चे के पास ना भेजो। शो ऑफ नहीं करना, उसको उठने दो। नेचर की जैसे मैंने बहुत सी थ्योरी, एक थ्योरी ये भी है कि जब तक आप वक्त के थपेड़े नहीं खा लोगे आपको पता नहीं लगेगा लाइफ कैसी है। जब तक आप टाइम के साथ भिड़ नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ में करना क्या होता है। शायद आप लोगों ने मेहनत की होगी, ये मुझे पता है, आप लोगों ने फेस किया होगा समय क्या होता है, आप लोगों ने माड़े से माड़ा टाइम भी फेस किया होगा, पर फिर भी हम अपने बच्चों को कभी फेस करने ही नहीं देते, जब करने देने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें होता है जी मैंने जो फेस किया बच्चा ना करे। अरे भाई आपने जो फेस किया वो तो एक्सपीरियंस है, वो तो उसको पूरा दो और भी फेस करने दो। अच्छा चलो इसकी छोटी सी दंगल मूवी देखी है आपने? दंगल मूवी में एक सीन है, बहुत छोटा सा सीन है, सेकंड्स का सीन है। आमिर खान क्या करता है, अपने बच्चों को नहर में फेंक देता है, फिर वो आके घर आके ऐसे बैठे रहते हैं, बस सीधा उस पर चले जाते हैं। ये क्या कंसेप्ट था उसका? क्या करना चाहता था वो? क्या बनाना चाहता था? क्या बताना चाहता था? वो बात मूवी के एंड में रिपीट होती है। वो कहता है बच्चों मैं समझा सकता हूं पर बाहर आपने खुद निकलना है, मैं बता सकता हूं बाहर आप खुद आओगे, मैदान में आप खुद लड़ोगे, प्लेयर हो तो खुद खेलना पड़ेगा। शायद सचिन तेंदुलकर एमएस धोनी की बात की है, इनके पेरेंट्स को तो क्रिकेट का एबीसी भी नहीं पता था। अगर वो कहते नहीं बच्चे जब बॉल बजेगी और तेरा मुंह ऐसा हो जाएगा, तेरा नाक ऐसा हो जाएगा, तेरी उम्र भी सही, तो फिर वो क्या बनते आज की डेट में इतने महान बनते कि उनके नाम सचिन तेंदुलकर फर्स्ट था इंडियन, जो एक अमेरिका का मैगजीन आता है उसकी फ्रंट पेज पे जिसकी फोटो आई थी, फर्स्ट इंडियन। अरे यार वो गया है, उसने फेस किया है। और आपको यहाँ तक भी बताऊं जो मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सीरीज में तेंदुलकर 15 ईयर्स का था, उसे बच्चा बोलते थे, और उसके सामने 25-25 30-30 साल के बॉलर थे, और पहली ही सीरीज में उसके यहाँ बॉल लगी थी, नाक से खून चल रहा था उसके, उसने फील्ड नहीं छोड़ी, खड़ा रहा, और उसके साथ जो प्लेयर था उसको बोलने गया अरे यार बच्चा मर जाएगा, उसने कहा यार नहीं ऐसे नहीं होने देना, उसने कहा यार तू रेस्ट ले ले। कहता कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, वो क्या बोल रहा था, नहीं आज मुझे खेलना पड़ेगा, आज इंडिया की इज्जत दांव पे है। तो देखो आज उसको कितनी इज्जत मिल गई। अगर उसने खुद मैदान में लड़ना सीखा तब जाके वो इतना महान बना। अगर हम उसे जाने ही नहीं देंगे किसी पॉइंट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ने ही नहीं देंगे, किसी मैदान में कूदने नहीं देंगे, तो वो कैसे बनेगा? आने दो उसको, जितने एक्सपीरियंस आपने लिया वो तो उसको मस्ट करो और उसके आगे भी उसको करने दो। सबसे इंपॉर्टेंट हर चीज में, हर एक पार्ट पे पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, नेगेटिव नहीं कभी होना। कई बार क्या होता है हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आते, हम क्या करते हैं, हम जिस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं है उसके टीचर को पकड़ लेते हैं, उससे हमारा माइंड सेटिस्फेक्शन हो गया भी मैंने बात फेंक दी। ठीक, अगर हम पॉजिटिव अप्रोच में हैं तब हम ये नहीं करेंगे, तब हम ना तो टीचर को भागने देंगे, ना बच्चे को भागने देंगे, ना खुद भागेंगे। हम कहेंगे आओ बैठो,
बच्चे की बात भी सुनते हैं, टीचर की भी सुनते हैं, मैं अपनी भी सुनाऊंगा, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। अगर हम पासिंग ऑन गेम खेलते रहे, जिसे ब्लेम गेम कहते हैं, इसने आज तक कभी किसी को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया, कभी भी। और इसके ऊपर एक बात आप खुद सोचो, अगर वो 50 टीचर चेंज कर दो तो 50 को हम ऐसे बोलते रहेंगे, फिर तो वही हो गया कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया। तो कभी नहीं करना, हमने माइंड में पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। हमने ये सोचना है, नहीं मैंने सोचना है तो मैंने पॉजिटिव सोचना है, मैंने सोचना है तो बच्चे की ग्रोथ के लिए सोचना है, मैंने सोचना है तो इसके आगे बढ़ने के लिए सोचना है। कोई बात तो होगी जो आज वो शाइन नहीं कर पाया, तो उस बात को निकालो। अगर हम फेंक देंगे दूसरे के ऊपर, पासिंग का बॉल कर देंगे, तो कभी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। फिर क्या होगा, देखो एक सीधी सी बात है, जब ये थ्योरी चलती है, आपने इन पे बात फेंक दी, उन्होंने मेरे पे फेंक दी, मैंने इन पे फेंक दी, इन्होंने आगे फेंक देनी है, तो रिजल्ट कहाँ से निकालोगे? अगर मैं 3 पिलरों की बात करूं तो 3 में होता क्या है, पेरेंट्स टीचर को बोल देंगे, टीचर बच्चे को बोल देगा, बच्चा आगे किसी को बोले ना मिले, एंड में रिजल्ट तो नहीं मिला ना। आपका पर्पस क्या है, उसका रिजल्ट, उसका सल्यूशन, उसका हल निकालना, बच्चे को आगे लेकर जाना है। बच्चे को ये नहीं है कि भाई हाँ नहीं हुआ तो जी ये किसी की गलती नहीं, इसकी कमी क्या है वो देखना है। सो ब्लेम गेम कभी नहीं करनी। अगर हाँ पीटीएम में आप आते हो, सजेशंस दो, एडवांसमेंट के लिए बात करो अपने। अगर आपके बच्चे ने थोड़ी सी भी ग्रोथ की तो टीचर को थैंक यू बोलो, आप देखना वो टीचर डबल मेहनत करेगा आपके बच्चे में, डबल। और ये सिनेरियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो इसमें 20 साल हो गए मेरे को, कम से कम भी। जैसे मैं कह रहा हूँ 20 साल पहले मैंने एक स्कूल, किसी का मेरे नॉन थे, उनका डेवलप करना शुरू किया था। और वो भी आप सोचो चंडीगढ़ के एरिया में अगर स्कूल डेवलप करना तो कितना टफ है। और वहाँ पे पेरेंट्स का जो, आपको पता नाक कितनी ऊंची रहती है, कितनी मुश्किलें आती हैं, बट मैंने निकाली है वो चीज़ें, उनके सॉल्यूशंस देखे हैं। सभी को एक ही बात समझाइए कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते ब्लेम करके, आप तभी कुछ कर सकते जब कुछ रिजल्ट निकालोगे, जब कोई सॉल्यूशन निकालोगे। सो ऐसे ही अब मैं ज़्यादा तो क्योंकि टाइम नहीं लूँगा, एंड में एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर बात करूँगा। जब भी आपके बच्चे का साल के एंड में रिजल्ट आता है, तब हम क्या करते हैं, पीछे सारा भूल जाते हैं, थोड़ी सी मिठाई भी बांट देते हैं, नई किताबें लेके आ जाते हैं, नई क्लास शुरू कर देते हैं। थोड़ा इतना किया करो, क्या किया करो, उस साल को रिवाइज करो, उस साल को रिवाइज करो, देखो इस साल में इसमें कितना चेंज आया है, जहां वीक था कितना स्ट्रांग हुआ है। अगर वो थोड़ा हुआ है तो उसको और क्लैप करो, आगे बढ़ने दो। अगर वो लास्ट आ रहा था, लास्ट से 10th पोजीशन पे आ गया, तो उसको और आगे बढ़ने दो। जो फर्स्ट आया उसको और क्लैप करो कि तू और बढ़, क्योंकि ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। वैसे तो हम लोग एक ही थ्योरी लेके चलते हैं, वो ये लेके चलते हैं कि जब तक स्कूल में है तब तक सीख रहे हैं, स्कूल खत्म हुआ तो सीखना हमारा खत्म हो गया। नहीं, जब हम स्कूल छोड़ भी देते हैं, आप बैठे हो, आपके लिए भी जो सीखने की प्रोसेस है अभी भी चल रही है, और आप भी, मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं वक्त कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। और दूसरी बात, जितना लोग आप सीखोगे उतने ही आपके बच्चे भी आपको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जिन राहों पे आप चलोगे वही रास्ते आपके बच्चे के लिए खुलने हैं। अब ये आपके हाथ में, मैंने रास्ता कैसा अपनाना है। एंड करने से पहले एक बात बोलूं, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपये हैं, गारंटी उसकी भी नहीं है कि कल को उसके पास एक भी पैसा ना रहे। और जिसके पास आज एक भी रुपया नहीं, गारंटी उसकी भी नहीं है कल को वो करोड़ों अरबों में चला जाएगा। तो फिर किस बात का हम लेकर चल रहे हैं कि मेरे पास ये है? अगर आपके पास कुछ है तो वो बच्चे हैं, वो एसेट है, वो आपका साथ है। पैसा आएगा जाएगा, गाड़ियां होंगी नहीं होंगी, बच्चा आपका आपके साथ रहेगा, बच्चे का साथ आपके साथ रहेगा, और आपका साथ बच्चे को और ऊपर लेकर जाए। थैंक यू सो मच। अब मैंने जैसे पहले